पल न्यूज के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दुनिया का एक ऐसा देश जिस पर अल्लाह ताला की खास नियामत है और वो देश है तुर्की। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जब से 99 टन सोने की खबर तुर्की की दुनिया भर में फैली है, तब से एक अलग तरीके की नजर से तुर्की को देखा जा रहा है और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन भी अब इस्लामी जगत के खलीफा बनने की तरफ एक कदम बढ़ा चुके हैं और असल में तमाम मुस्लिम देशों से बातचीत करके अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा प्रेजेंट करने पर अब रेसिप तैयब एर्दोगन बन चुके हैं। और एर्दोगन किस तरीके से लगातार हर किसी की मदद के लिए हो, चाहे कोई देश किसी देश पर जुल्म कर रहा हो तो सबसे पहले अपनी सेना को आगे भेज करके उससे मुकाबला करने के लिए आगे कर देते हैं। और यही नहीं, कहीं मदद हो तो सबसे पहले मदद लेकर के पहुंच जाते हैं, या किसी के खिलाफ आवाज उठानी भी पड़े तो सबसे पहले आवाज उठाने भी लग जाते हैं। रेसिप तैयब एर्दोगन को लेकर के एक बड़ी अपडेट हम लोगों के सामने आई है। एक बार उस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। कूटनीतिक तौर पर इजराइल और यूएई की डील का ईरान और तुर्की ने मुखर विरोध किया है। ऐतिहासिक डील के तहत संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पूर्ण कूटनीतिक रिश्तों की बहाली करने जा रहे हैं। कोरोना वायरस पर रिसर्च और टेस्टिंग के लिए साझेदारी के साथ दोनों पक्षों ने इसकी शुरुआत कर दी है। ईरान का विरोध नया नहीं है, लेकिन हैरान तुर्की की प्रतिक्रिया करती है। नाटो का सदस्य और इजराइल से भौगोलिक रूप से काफी दूर ये तुर्की का इस्लामिक जगत को संदेश है। जमीन पर तुर्की की सेना सीरिया के भीतर 30 किलोमीटर तक जा पहुंची है। उत्तरी कोरिया के साथ लगने वाले 145 किलोमीटर लंबी सीमा में तुर्की सीरिया का काफी हिस्सा अपनी सैनिक चौकियों में तब्दील कर चुका है। इराक के कुर्द बहुल इलाकों में घुसकर भी तुर्की ने सैन्य चौकियां बनाई हैं। एक दशक पहले तक तुर्की खुद को सबसे आधुनिक और उदार मुस्लिम देश के रूप में देखता था, लेकिन रेसिप तैयब एर्दोगान के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही कूटनीतिक एक अलग मिशन पर है। मिस्र में एर्दोगान रूढ़िवादी मुस्लिम ब्रदरहुड को बढ़ावा दे चुके हैं। यूएई और सऊदी को बोराने के लिए ही वे कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहते हैं। चाहे न्यूजीलैंड की मस्जिद में दक्षिणपंथी आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया हो या कश्मीर में भारत के रुख की आलोचना हो, एर्दोगान इन मुद्दों पर मुखर होकर बोलने वाले दूर देश के नेता होते हैं। इस्लाम का पालन कैसे किया जाता है, अब एर्दोगान इसकी भी मिसाल पेश करना चाहते हैं। हागिया सोफिया से दोबारा नमाज शुरू करवाकर वह इसका संकेत दे चुके हैं। तुर्की में बीते एक दशक धार्मिक तरीके के पहनावे का फैशन लौटा है। सऊदी अरब की आलोचना करते समय एर्दोगान इस्लाम का हवाला भी देते हैं। सितंबर 2019 में जब सऊदी अरब ने साइप्रस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए तो एर्दोगान के वरिष्ठ सलाहकार और पार्टी मेंबर ने कहा कि सऊदी अरब तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों को दरकिनार करके यूरोपियनों और गैर मुस्लिम को फायदा पहुंचा रहा है। प्रभुत्व स्थापित करने का मतलब है कि अपने सहयोगी की आर्थिक रूप से मदद भी करना। समृद्धि और चमकती अर्थव्यवस्था के बिना ऐसी मदद मुश्किल है। ये बात हर पक्ष जानता है कि लंबे समय तक तेल की आय चमकती अर्थव्यवस्था के बिना मुश्किल होती है। इसके कारण सऊदी अरब और यूएई इस ड्राइविंग सीट पर बैठे रहे, लेकिन नई खोजों ने दुनिया की तेल पर निर्भरता कम कर दी। लिहाजा अब वैश्विक मॉडल खड़े किए जा रहे हैं। पश्चिम के पहले से ही साझेदार रहे सऊदी अरब और यूएई अब इस सहयोग को पर्यटक, मेडिकल और बैंकिंग सेक्टरों तक ले जा रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई के बहिष्कार के बीच तुर्की ने अपनी सेना को कतर में तैनात कर दोहा को भरोसा दिलाया कि वह निडर रहे। इसके बदले कतर ने तुर्की में करीब 15 अरब डॉलर का निवेश किया। लंबे वक्त तक आर्थिक समृद्धि के लिए यूरोप पर निर्भर रहा तुर्की अब चीन से भी उम्मीद लगाए बैठा है।
फलस्तीन, कश्मीर और रोहिंग्यों के मुद्दों पर गरजने वाले एर्दोगान उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर संतुलित आलोचना करते हैं और फिर डैमेज कंट्रोल के लिए चीन का दौरा भी करते हैं। चीन की शाइजिंग प्रांत में तुर्क मूल के उइगर मुसलमान रहते हैं। कभी वे प्रांत में बहुसंख्यक थे लेकिन अब अल्पसंख्यक है। चीन पर आरोप लगाते हैं कि वह उइगरों को हिरासत कैंपों में रखकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। बीजिंग ऐसे आरोपों से इनकार करता रहा है। साम्राज्य की महान गाथा के जरिए तुर्की फिर से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उसका पार्टनर कतर न्यूज़ चैनल अल जजीरा और कतर फाउंडेशन के जरिए दुनिया के सामने एक सॉफ्ट छवि तैयार करने में जुटा रहता है। विदेशों में निवेश और फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी पाना इस नीति का हिस्सा है। दबदबा की इस लड़ाई में सीरिया, लीबिया, इराक और यमन जैसे देश पिस रहे हैं। यमन में 2015 में गृह युद्ध छिड़ा है। एक तरफ यमन की सेना है तो दूसरी तरफ विद्रोही, लेकिन इन दोनों पक्ष की आड़ में वहां सऊदी अरब और ईरान लड़ रहे हैं। सीरिया में भी ईरान और असद सुन्नी विद्रोहियों को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। वहां उन्हें रूस का समर्थन हासिल है। वहीं तुर्की असद के विरोधियों की मदद करता है। अरब जगत में कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई का अंकारा खुद को रहनुमा के तौर पर भी पेश करता है। इस्लामिक जगत में ईरान भी एक बड़ी मजबूत धुरी है। शिया बहुल ईरान भी चाहता है कि वह मुस्लिम जगत का नेतृत्व करे। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तेहरान इजराइल के साथ सबसे ज्यादा तीखे ढंग से उलझा रहता है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जवाब में सऊदी अरब कह चुका है कि अगर तेहरान एटम बम विकसित करने की तरफ बढ़ा तो वह भी ऐसा करने के लिए मजबूर होगा। वहीं इजराइल भी नहीं चाहता कि ईरान एटमी ताकत बने। इराक और अफगानिस्तान की खिचली और नुकसानदेह जंग झेल चुका पश्चिम बिल्कुल नहीं चाहता कि वह मध्य पूर्व में सैन्य रूप से कोई दखल दे। 2011 के अरब वसंत के बाद पैदा हुए हालात और उससे उभरा आतंकवाद अब मध्य पूर्व की हकीकत है। वक्त के साथ इसके ज्यादा विस्फोटक होने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि रसेप तैयब एर्दोगन लगातार उन चीजों में कदम अपने आगे बढ़ा रहे हैं जिससे वो मुस्लिम देश के नए खलीफा बन सकते हैं। और खलीफा बनने के लिए मुस्लिम देशों की 5 दशक तक मुस्लिम देशों पर राज करने के लिए जो सबसे पहले कदम उठाने पड़ते हैं, उसमें 5 बातों को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। और सबसे पहले अगर बात की जाए तो इजराइल का विरोध और बहिष्कार जरूरी होता है, जो कि तुर्की लगातार इजराइल का विरोध भी कर रहा है। और कहीं से अगर सेना को खदेड़ना भी पड़े तो इजराइल से लड़ने में भी पीछे नहीं रहता। चाहे बैतुल मुकद्दस का आवाज उठाना हो, चाहे फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के हो रहे जुल्म की आवाज उठाना हो, उसमें भी तुर्की सबसे पहले आगे खड़ा हुआ नजर आता है। और दूसरी जो इस्लामी जगत में खलीफा बनने के लिए कदम बढ़ाता है वो है दुनिया में जहां भी मुसलमान परेशान हो। जी हाँ, दुनिया में जहां भी मुसलमान परेशान हालत में होते हैं तो रसेप तैयब एर्दोगन यानी कि सबसे पहले मदद पहुंचाते हैं। चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात की जाए, चाहे सीरियाई मुसलमानों की बात की जाए, चाहे कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने में एर्दोगन सबसे आगे नजर आते हैं। यहां तक कि भारत सरकार को और गोदी मीडिया को भी इसलिए करते हैं क्योंकि कश्मीर के मसले पर पुरजोर तरीके से लगातार मोदी सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, तो उनको इन चीजों के लिए भी प्रवोक किया जाता है कि ये भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं और भारतवासियों के खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। और तीसरी जो इस्लामी जगत में सबसे पहले जरूरत पड़ती है वो है हर सामाजिक आंदोलन को पश्चिमी साजिश करार देना। यानी कि कोई भी घटना हो रही होती है उसमें पश्चिम देशों के बारे में जिक्र कर देना कि ये इस देश का काम है और इस देश के लोग जो है हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, हमें तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। और चौथी जो सबसे बड़ी
बात है वो धर्म का पालन करना और कराना। तुर्की में जिस तरीके से धर्म को लेकर के राजनीति हुई, उसको लेकर के भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एर्दोगन ने ये चारों कदम बढ़ा लिए हैं अपना मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के लिए। और पांचवा, तेल पहले जरूरी हुआ करता था, पर अब तेल मायने नहीं रखता, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगन ने अपने देश के लोगों के लिए वो कदम उठा दिए हैं जिसकी हर कोई तारीफ भी करता हुआ नजर आता है। और रजब तैयब एर्दोगन इन पांचों चीजों को अपने अंदर ले करके या अपने देश से जोड़ करके ये साबित कर चुके हैं कि वो मुस्लिम देशों के रहनुमा और मुस्लिमों के नए खलीफा के तौर पर उभर चुके हैं। और उसके लिए वो और किन किन देशों का रुख करेंगे और किन किन देशों का समर्थन प्राप्त कर पाएंगे, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्योंकि तुर्की अपनी सेना की ताकत में, अपनी सूझबूझ से, और जो अभी हाल ही में इंसिडेंट तुर्की में हुआ, सोने का मिल जाना, वो भी एक चार चांद रजब तैयब एर्दोगान पर लगा देता है कि वो अब मुस्लिम देशों के एक रहनुमा के तौर पर पुरजोर तरीके से उभर चुके हैं। जिसके लिए खतरा सबसे ज्यादा होगा वो सऊदी अरब और यूएई, क्योंकि काफी वर्षों से यूएई और सऊदी अरब नए खलीफा के तौर पर अपने आप को दिखा रहे थे, पर तुर्की का प्रेजेंट होना कहीं ना कहीं इन देशों के लिए भी अखर सकता है। तो एर्दोगन मुस्लिम देशों के नए खलीफा बनने जा रहे हैं, इसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने जुड़ा था, और ऐसी ही एर्दोगान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।